दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर हरकीस और आप देख रहे हैं हिंदी शोध केंद्र डॉक्टर हरकीस। दोस्तों आज आपके समक्ष पुनः महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। रीत मुक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। और इसको देखिए, यह आपके लिए लिखित परीक्षा के लिए LD ग्रेड, GIC, GDC, KBS, NBS, EMRS आदि के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमको लिख लेना है, क्योंकि प्रश्न है कि रीत मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो पहले देख लेते हैं रीत मुक्त काव्य धारा क्या है। दोस्तों शुरुआत करते हैं। रीत मुक्त काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा हिंदी साहित्य के रीतिकाल की वह धारा है, जिसमें कवियों ने शास्त्रीय रीतियों, नायिका भेद, अलंकार प्रधानता और नियमबद्ध काव्य निर्माण से मुक्त होकर नियमबद्ध काव्य निर्माण से मुक्त होकर भूमिका बन रही, थोड़ा सा मुक्त होकर हृदय की स्वाभाविक बनावटी नहीं, हृदय की स्वाभाविक अनुभूतियों और व्यक्तिगत प्रेम वेदना को अभिव्यक्त किया। बात को समझिए। रीत मुक्त काव्य धारा हिंदी साहित्य रीतिकाल की वह धारा है जिसमें कवियों ने शास्त्रीय रीतियों, नायिका भेद, अलंकार प्रधानता और नियमबद्ध काव्य निर्माण से मुक्त होकर हृदय की स्वाभाविक अनुभूतियों और व्यक्तिगत प्रेम वेदना को अभिव्यक्त किया। आगे देखिए थोड़ा सा, एक रामचंद्र शुक्ल का कथन लिख लेते हैं, तब रीत मुक्त काव्य धारा क्या है। तो लिखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में
देखिए, रीत मुक्त काव्य धारा, रीत मुक्त काव्य क्या कहते हैं शुक्ल जी? रीति मुक्त काव्य, रीत मुक्त काव्य हिंदी में रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? रीत मुक्त काव्य हिंदी में स्वच्छंदतावाद का क्या है? पूर्वाभास था। ठीक। इन कवियों ने काव्य के प्रति, किन कवियों ने? रीत मुक्त वाले। इन कवियों ने काव्य के प्रति इन कवियों ने काव्य के प्रति क्या किया? अत्यंत स्पष्ट शब्दों में क्या किया? आत्मपरक दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा की। आत्मपरक क्या किया? आत्मपरक दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा की और जीवन तथा काव्य में, ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। जीवन तथा काव्य में रूढ़ियों का तिरस्कार कर, रूढ़ियों का तिरस्कार। काव्य में किसका तिरस्कार किया? काव्य में रूढ़ियों का तिरस्कार कर, क्या किया? स्वच्छंद मार्ग को ग्रहण किया। रूढ़ियों का तिरस्कार कर स्वच्छंद मार्ग को ग्रहण किया। ये हुआ महत्वपूर्ण इनका। तो आपको क्या देखना था? रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में रीत मुक्त काव्य हिंदी में स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास था। यानी कि जो रीत मुक्त काव्य धारा चल रही थी, इसका मतलब ये था कि आने वाले भविष्य में स्वच्छंदतावाद आएगा। और वही स्वच्छंदतावाद को आप जानते हो छायावाद के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे इसका पूरा आभास दिखाई देता है। इन कवियों ने काव्य के प्रति अत्यंत स्पष्ट शब्दों में आत्मपरक दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा की और जीवन तथा काव्य में रूढ़ियों का तिरस्कार कर स्वच्छंद मार्ग को ग्रहण कर लिया। किसने कर लिया? रीत मुक्त काव्य धारा के कवियों ने। ठीक, ये रहा। अब हम देखते हैं थोड़ी सी इसको संक्षिप्त में अगर देखें तो रीत मुक्त काव्य धारा क्या है, इसको हम ऐसे शब्दों में कह सकते हैं कि रीत मुक्त यानी रीति काव्य की चली आ रही परंपरा, जो रीति वाली जो परंपरा नहीं चल रही थी, तो उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रीति काव्य की चली आ रही परंपरा से मुक्त होने के कारण ही कवि रीत मुक्त कहलाते हैं। ठीक, इसको संक्षिप्त में लिख सकते हैं। आप कहें तो लिख लें, थोड़ा सा लिख लीजिए। तो ऐसे ही अपने शब्दों में लिखना है, रीति काव्य की चली आ रही परंपरा से, रीति काव्य की चली आ रही, रीति काव्य की चली आ रही परंपरा से, मुक्त होने के
कारण। रीत काव्य की चली आ रही परंपरा से मुक्त होने के कारण ही ये कवि कौन कवि? रीत मुक्त धारा वाले। ये कवि रीत मुक्त कहलाते हैं। रीति मुक्त कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा और बता दें कौन कौन रीत मुक्त काव्य धारा है, उसके बाद हम विशेषताओं पे आ जाते हैं, है ना। तो जैसे घनानंद, है ना, कौन? घनानंद, याद रखिएगा, इनको याद होगा ही आपको। घनानंद, है ना। और बोधा, घनानंद की कौन सी रचना है? सुजान सागर है। और कौन सी है? वियोगी बेली है ना। बोधा की कौन सी है? सबको मालूम है, अगर हो तो थोड़ा थोड़ा अगर याद रहे तो उनको लिखते जाइएगा, है ना। जैसे बोधा का कौन सा था? बिरहा वारिस था, इसका नामा, दोनों रचनाएं इनको लिख देना ब्रैकेट में करके, है ना। उसके बाद आलम, कौन? आलम की कौन सी रचना है ना, उनकी आलम केली है, उनको लिख देना। फिर ठाकुर साहब का ठाकुर ठसक, है ना, इस तरह से। और द्विजदेव आदि, है ना, आदि बहुत सारे रहे। ठीक है। आदि इस धारा की थोड़ा और लिख लेते तो अच्छा होता, है ना। आदि इस धारा के प्रमुख क्या हैं? धारा के प्रमुख कवि हैं। धारा के प्रमुख कवि हैं, है ना, कवि हैं। घनानंद को तो आप जानते ही हो, है ना। घनानंद क्या है? घनानंद क्या है? इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, तो लिख दीजिए घनानंद इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, है ना। प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि क्या है? कवि हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसके जो मेरा फोकस है, रीत मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, यहाँ पर हम चलते हैं। ठीक है, देखते हैं रीत मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं। अब देखते हैं रीत मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो देखिएगा, प्रवृत्तियाँ तो हम विभिन्न प्रकार से हम लिख सकते हैं, है ना, कि जैसे हेडिंग के रूप में, कि जैसे रीत परंपरा का विरोध एवं काव्यगत स्वच्छंद दृष्टिकोण, ऐसे भी पहले हेडिंग करके लिख सकते हैं। दूसरा हेडिंग स्वच्छंद एवं उदात्त प्रेम, ऐसे करके लिख सकते हैं। वेदना की प्रधानता, है ना। फिर उसके बाद लिखेंगे रीत मुक्त काव्य का प्रेम व्यथा प्रधान है ना। जैसे कि घनानंद ने लिखा है, घनानंद मित सुजान, है ना, विदा सबही सुख साज समाज हरे, इस तरह से लिख सकते हैं। फारसी का प्रभाव, सौंदर्य चेतना, है ना। और क्या हो सकता है, ऋतु वर्णन कैसे रीत मुक्त काव्य धारा के कवियों ने किया है ना, कि तरी कर को किला कहाँ को बेर काढ़ा तरी, ऐसे करके लिख सकते हैं ना। वैयक्तिकता की रीत मुक्त काव्य धारा के कवियों में वैयक्तिकता है ना। और भक्ति भावना भी दिखाई देती है ना। और लोक जीवन कैसा है, भाषा कैसी है, शैली है ना, और अलंकार कैसा, ऐसा भी लिख सकते हैं। और अगर हमको 125 शब्दों में कहेगा लिखने के लिए, तो हम यही नियम अपनाएंगे, फिर ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे। अगर 200 में कहेगा तो हम वो नियम बताएंगे जैसा कि मैंने बताया है आपको। तो दोस्तों लिखते हैं नंबर 1, तो रीत मुक्त काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ, तो आप लिख लीजिए कि रीत मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ विशेषताएँ विभिन्न हैं, निम्नलिखित हैं। तो लिखिए रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख, है ना, विशेषताएँ प्रवृत्तियाँ, है ना, निम्नवत है ना, निम्नवत है। ठीक है। अब नंबर 1 डाल देंगे हम, क्या लिखेंगे, इस काव्य धारा में, ध्यान रखिएगा, इस जब 125
शब्दों में अगर लिखना है तो फिर ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, जितना पूछेगा उतना ही बताएंगे, नंबर आपको पूरा मिलेगा। इस काव्य धारा में ये नहीं कि और यूट्यूब पर की तरह देखिए और जो उनको बहुत ज़्यादा बवाल में फंसो, नहीं, उतना ही करिए क्योंकि ये 125 में ही पूछेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इस काव्य धारा में मैंने भी बहुत सारे पेपर दिए हैं। रूप सज्जा की प्रधानता नहीं होती। इस काव्य धारा में रूप सज्जा की प्रधानता नहीं होती, ठीक, ये नहीं रही है, ठीक है, बल्कि क्या रही है, ठीक है, व्यक्तिगत अनुभूतियों की, व्यक्तिगत यानी स्वयं की जो अनुभूतियाँ रही हैं, जो सोच रही है उनकी, है ना, जो अनुभूति रही है अनुभूतियों की यथार्थ अभिव्यक्ति, यानी जैसा है हूबहू वैसा ही, बनावटी नहीं है ना कि किराए के आंसू बहा रहे हैं। यथार्थ अभिव्यक्ति पर दृष्टि रहती है, याद रहेगा, दृष्टि रहती है ना, दृष्टि रहती है, ठीक, ये रहा। तो इसको एक बार देख लेते हैं। इस काव्य धारा में रूप सज्जा की प्रधानता नहीं होती। रूप सज्जा यानी बाहरी दिखावा, व्यक्तिगत अनुभूतियों की इसके, यानी इस काव्य धारा में रूप सज्जा की प्रधानता नहीं होती, व्यक्तिगत अनुभूतियों की यथार्थ अभिव्यक्ति पर दृष्टि रहती है ना। बाहरी साज सज्जा से कोई लेना देना नहीं था। अंदरूनी जो भी उनका दर्द है, जो बिरह है ना, जो तपन है, जो तड़प है, उसी का जो है चित्रण किया है इन कवियों ने। आगे देखते हैं। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य होता है। यह आंतरिक अनुभूतियों का, है ना, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य होता है। यह आंतरिक अभिव्यक्तियों का काव्य होता है। फलता इसमें किसमें, इस काव्य धारा में भावावेग का उच्छल प्रवाह बहता है, का उच्छल, है ना, उच्छल प्रवाह प्रवाहित होता है या बहता है ना, प्रवाह बहता है, ठीक है, ये रहा। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य होता है। फलतः इसमें भावावेग का उच्छल प्रवाह बहता है। अब अगली वाली विशेषता देखते हैं। इस विशेषता में क्या है, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है। यही बताना, यही विशेषता है, फालतू के चक्कर में नहीं। यह सब प्रकार की रूढ़ियों से क्या होता है, मुक्त होता है। रूढ़ियों से मुक्त होता है। सब प्रकार की रूढ़ियों से क्या होता है, मुक्त होता है। इसलिए इसमें अभिनत्व यानी ताजापन, ताजगी भरा, इसलिए इसमें क्या है, अभिनत्व और अभिनव होता है ना, अभिनव मतलब नया, अभिनत्व, इसलिए इसमें अभिनत्व और क्या होता है, अद्भुतता, अच्छा, सब लोग ग्रामर पढ़े होंगे। आपसे एक प्रश्न है कि जो अद्भुतता है इसमें क्या है,
ये शब्द किस प्रकार का है ना, वो आपको कमेंट करना है। उद्भुतता के तत्व निहित होते हैं, अद्भुतता के तत्व निहित होते हैं, ठीक, निहित होते हैं, निहित होते हैं, ठीक है। ये रहा आपका। अब आगे 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे देखते हैं। यह मूलतः आत्म प्रधान है, यह मूलतः आत्म प्रधान है, आत्म प्रधान है, आत्म प्रधान और व्यक्तिपरक होता है, और व्यक्तिपरक होता है, व्यक्तिपरक होता है। व्यक्तिपरक मतलब व्यक्तिगत, समझ गए ना, यानी जो कवि है वो अपना ही, अपने स्वयं की ही बातें बताता है, किसी से उधार नहीं लेता है ना, व्यक्तिगत व्यक्तिपरक होता है। और अर्थात क्या, कवि वाह जगत को, कवि वाह जगत को, वाह कवि क्या करता है, वो वाह जगत को उतना महत्व नहीं देता, उतना महत्व नहीं देता। कितना महत्व नहीं देता, उतना महत्व नहीं देता, कितना, जितना अपने को देता है, जितना अपने को देता है। किसको देता है, अपने को देता है, जितना अपने को देता है, अपने को देता है, ठीक है। ये हुआ 4 नंबर का। अब 5 नंबर देख लेते हैं जरा। 5 नंबर में क्या है, इसको एक बार देखते हैं। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिपरक होता है, अर्थात कवि बाह्य जगत को उतना महत्व नहीं देता है ना, जितना अपने को देता है। समझ गए। आगे देखिए, ये रीतमुक्त काव्यधारा की कवियों की विशेषता रही है, इस काव्यधारा की विशेषता रही है। 5वां, अभिव्यंजना में यह सांकेतिक रहता है। अभिव्यंजना कैसी रहती है इसकी, सांकेतिक रहती है। अभिव्यंजना मौन भी अभिव्यंजना है। बताइए, कमेंट करिए किसका है, किसकी पंक्ति है, मौन भी अभिव्यंजना है। अभिव्यंजना में यह सांकेतिक अभिव्यंजना में यह सांकेतिक होता है, संकेत करता है ना, सिंबलिज्म। सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है, और व्यंजना प्रधान होता है, और व्यंजना प्रधान होता है ना। अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है, व्यंजना प्रधान होता है, व्यंजना प्रधान होता है, ठीक है। इसलिए कहीं कहीं रहस्यात्मकता के पुट भी इसमें आ जाते हैं, है ना। इसलिए कहीं कहीं इसमें क्या हो जाता है, इसलिए कहीं कहीं इसमें रहस्यात्मकता के पुट भी आ जाते हैं। इसलिए कहीं कहीं इसमें रहस्यात्मकता, है ना, जो छायावाद में रहा है, रहस्यात्मकता के क्या हो जाते हैं, पुट भी, इसमें देखिए पुट भी आ जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक, आ जाते हैं, ठीक। ये रहा। आगे देखो, अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है ना। इसलिए कहीं कहीं इसमें रहस्यात्मकता के पुट भी आ जाते हैं। आगे देखिए, इसमें कल्पना और असाधारण का आधिक्य रहता है। इसमें क्या क्या, कल्पना और इसमें कल्पना और असाधारण इसमें कल्पना और असाधारण का आधिक्य रहता है,
क्या रहता है? आधिक्य रहता है, आधिक्य रहता है। ठीक है, रहता है। आगे देखिए, इसमें कल्पना और असाधारण का आधिक्य रहता है। असाधारणता ना, असाधारणता का ना, साधारण नहीं, असाधारणता। तो इसमें कल्पना रहती है और असाधारणता का रहती है, इन दोनों का आधिक्य रहता है ना, या इसकी प्रधानता रहती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, यह भाव प्रधान, यह भाव प्रधान, कौन प्रधान? यह भाव प्रधान रहता है ना। यह भाव प्रधान अधिक होता है, यह भाव प्रधान अधिक होता है। यह भाव प्रधान क्या होता है? यह भाव प्रधान अधिक रहता है ना, अधिक। और रूप प्रधान कम होता है, और रूप प्रधान, और रूप प्रधान, यह भाव प्रधान अधिक और रूप प्रधान कम रहता है ना। रूप प्रधान क्या होता है? कम होता है, कम होता है। आगे देखो 8वां नंबर दोस्तों, 8वां नंबर देखो, इसमें दोस्तों, अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर ना किया हो तो। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम आपको आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे और आपका निश्चित रूप से आप जरूर सफल होंगे इस बार। इसमें कवि की प्रवृत्ति, इसमें जो कवि की प्रवृत्ति है, अपने हृदय की, कौन सी प्रवृत्ति है? अपने हृदय की पूर्ण परत को, इसमें कवि की प्रवृत्ति है कि वो अपने हृदय की जो परत होती है ना, परत, लेयर है ना, परत खोलने की अधिक होती है, परत खोलने की अधिक होती है। यानी अपने दिल की बात जो है वो खोल करके लिख देता है ना। छायावाद में क्या है वो तो आपको पता ही है ना। इसमें कवि की प्रवृत्ति अपने हृदय की परत खोलने की अधिक होती है, खोलने की अधिक होती है ना, अधिक होती है। ठीक है, अगर ये 200 शब्द में पूछेगा तब भी पर्याप्त है, 125 में पूछेगा तब भी ये पर्याप्त है। ठीक है, खोलने की अधिक होती है, अपनी अच्छा, इसमें कवि की प्रवृत्ति अपने हृदय की परत खोलने की अधिक होती है, अपनी उक्ति को सजाने संवारने की कम होती है ना। अपनी उक्ति को, उक्ति माने कथन, बहुत ज़्यादा कथन सजा करके नहीं लिखते कि बहुत ज़्यादा सजा करके लिखा जाए, है ना, ये नहीं लिखते थे। अपनी उक्ति, उक्ति मतलब कथन, यानी कविता को, उक्ति को सजाने और संवारने की कम, यानी यहाँ के जो काव्यधारा के कवि हैं, रीतमुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं, इसमें कवि की प्रवृत्ति क्या है? अपने हृदय की परत को खोलने की अधिक होती है। इसकी प्रवृत्ति क्या, आदत क्या होती है? अपने हृदय की बात खोल करके लिख देते थे। अपनी उक्ति को सजाने और संवारने की कम होती थी। तो दोस्तों एक बार पुनः देख लेते हैं, रीतमुक्त काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इस काव्यधारा में रूप सज्जा की प्रधानता होती है, व्यक्तिगत अनुभूतियों की यथार्थ अभिव्यक्ति पर दृष्टि रहती है। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य होता है, फलता इसमें भावावेग का उच्छल प्रवाह बहता है। यह तीसरा नंबर, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसलिए इसमें अभिनत्व और अद्भुतता के तत्व निहित होते हैं। चौथा नंबर, यह मूलतः आत्मप्रधान और व्यक्तिपरक होता है, अर्थात कवि बाह्य जगत को उतना महत्व नहीं देता जितना अपने को देता है, स्वयं को देता है। पाँचवा नंबर, अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है, इसलिए कहीं कहीं इसमें रहस्यात्मकता के फुट भी आ जाते हैं। 6 नंबर, इसमें कल्पना और असाधारण का आधिक्य रहता है। 7 नंबर, यह भाव प्रधान अधिक और रूप प्रधान कम होता है, यानी भाव ज़्यादा गंभीर होते हैं, रूप की चर्चा इसमें नहीं होती है, बाह्य दिखावा नहीं होता। इसमें कवि की प्रवृत्ति अपने हृदय की परत खोलने की अधिक होती है,
अपनी उक्ति को सजाने और संवारने की कम होती है। तो दोस्तों ये देखा आपने, ये अगर प्रयास मेरा आपको सार्थक लगा हो, अच्छा लगा हो, कृपया लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको विभिन्न प्रकार की वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।